हाय दोस्तों। बिजनेसमैन तो बहुत होते हैं, पर कुछ ही ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला देते हैं। इन्हीं बिजनेसमैन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है बिलियनियर्स हु चेंज द वर्ल्ड। इस सीरीज में हम इन सब बिजनेसमैन के बारे में डीपली जानेंगे कि कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय करा। बिलियनियर्स हु चेंज द वर्ल्ड पार्ट 1। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी की वेल्थ एक टाइम पर अमेरिका की टोटल जीडीपी के 2% के बराबर थी। इन्हें अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ के अंतिम सालों में अपनी जिंदगी भर की कमाई का 90% हिस्सा डोनेट कर दिया था। इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब स्कॉटिश इमिग्रेंट का लड़का अमेरिका आकर अमेरिका का रिचेस्ट मैन बन गया। एंड्रू कार्नेगी का जन्म साल 1835 में डनफर्मलाइन स्कॉटलैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माँ कपड़े के कारखाने में काम करा करती थी और पिता का हैंडलूम का छोटा सा बिजनेस था। पर उसी वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते सारा काम मशीन से होने लगा, जिससे उनके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और अच्छी लाइफ की तलाश में कार्नेगी फैमिली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करके और 200 यूरो उधार लेकर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका चले गए। अपनी लाइफ की नई शुरुआत उन्होंने हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पिट्सबर्ग अमेरिका से की, पर जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर भी उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। इस सब के चलते एंड्रू कार्नेगी को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक फर्नेस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जहां वो बॉयलर रूम में कोयला डाला करते थे। फिर 1849 में उनकी जॉब टेलीग्राफ कंपनी में लग गई, जहां वे साइकिल से पूरे शहर में मैसेज दिया करते थे और इस काम के लिए उन्हें साप्ताहिक $2.5 मिला करते थे। एंड्रू कार्नेगी की एक खास स्किल थी कि वे जिनको भी टेलीग्राफ के मैसेज दिया करते थे वे उनके चेहरे याद कर लिया करते थे, और जब एंड्रू कार्नेगी को कोई बाहर दिखता था तो वे उन्हें उनके नाम से ट्रीट करते थे। और उनके इस बिहेवियर की वजह से शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन से उनकी जान पहचान होने लगी थी। धीरे धीरे करके उनकी टेलीग्राफिक स्किल बढ़ती ही जा रही थी और अब वे मोर्स कोड सुनकर ही मैसेज दे दिया करते थे, उन्हें उसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ये स्किल देखकर पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के रीजनल मैनेजर थॉमस स्कॉट ने उन्हें अपना टेलीग्राफ ऑपरेटर कम सेक्रेटरी जॉब पर रख लिया, जिसके लिए एंड्रू कार्नेगी को 17 साल की उम्र में $35 पर माह मिला करते थे। उस टाइम पर पेंसिल्वेनिया रोड कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी थी। ये एंड्रू कार्नेगी के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ काम करके उन्हें पता चला कि एक बड़ी कंपनी कैसे काम करती है। थॉमस स्कॉट कार्नेगी की स्किल से बहुत खुश थे। फिर उन्होंने एंड्रू कार्नेगी की मेंटोरिंग करना स्टार्ट कर दिया। थॉमस स्कॉट कार्नेगी को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी को स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह भी दी। कुछ टाइम बाद कार्नेगी की मुलाकात वुडरोफ से हुई, जिन्होंने स्लीपिंग ट्रेन कोच का इन्वेंशन किया था। फिर कार्नेगी ने वुडरूफ का इंट्रोडक्शन थॉमस स्कॉट से करवा दिया। वुडरूफ की इन्वेंशन उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने स्लीपिंग कोच को रेलवे कोच में ऐड करने का डिसीजन लिया। वुडरूफ को फाइंड करने के लिए एंड्रू स्कॉट ने एंड्रू कार्नेगी को इस वेंचर में 8% शेयर भी दिया। 1861 में वॉर के दौरान उन्होंने मिलिट्री रेल के अंदर एज ए सुपरिटेंडेंट काम करा, जिसके दौरान उन्होंने नोटिस करा कि वुडन ब्रिज को बड़ी आसानी से जला दिया जाता है, जिससे रेलवेज को बहुत नुकसान होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने आयरन के ब्रिज बनाने का सोचा और खुद की ही एक कंपनी कीस्टोन ब्रिज कंपनी खोल दी। इस तरह से एंड्रू कार्नेगी ने आयरन वर्ल्ड में कदम रखा। ब्रिज कंपनी के साथ साथ उन्होंने आयरन मिल भी खोली, जो कि कीस्टोन कंपनी को ब्रिज बनाने के लिए आयरन प्रोवाइड करती थी और ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे रोड कंपनीज को भी खरीद लिया। इस तरह एंड्रू कार्नेगी को कॉम्पिटिटिव एज मिला। अब उन्हें किसी पर रिलाई होने की जरूरत नहीं थी और उन्हें आयरन काफ़ी सस्ते रेटों पर भी मिल जाता था। और ये करने के लिए उनके पास पैसे उनकी अर्ली ऑयल कंपनी में इन्वेस्टमेंट से आया था। एंड्रू कार्नेगी ने अपने आप को एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि वे 35 साल की उम्र तक रिटायर हो जाएंगे,
पर 35वां वर्ष आते आते स्टील इंडस्ट्री में बेसर कन्वर्टर आ गया था, जिसने स्टील इंडस्ट्री में पूरी तरीके से रेवोल्यूशन ला के रख दिया था। क्योंकि कहा जाता है कि पहले स्टील का मास प्रोडक्शन इम्पॉसिबल माना जाता था, पर जैसे ही बेसर कन्वर्टर इंडस्ट्री में आया, उसने स्टील का मास प्रोडक्शन को बहुत इजी बना दिया था। ये सब देखते हुए एंड्रयू कार्नेगी ने अमेरिका की पहली स्टील मिल की शुरुआत करी, और जिससे बनाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर को हायर करा और स्टील मिल का निर्माण कराया। वो हमेशा एफिशिएंसी पर जोर देते थे और उसे इम्प्रूव करने के लिए वे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते थे। एंड्रयू कार्नेगी को अपने एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर बनाने के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वे अपने एम्प्लॉयज़ को बस साल में 1 दिन छुट्टी दिया करते थे और साल के 364 दिन काम करवाया करते थे। धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता जा रहा था, जिसका भरपूर फ़ायदा एंड्रयू कार्नेगी ने उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि मशीन्स 24 घंटे काम करती हैं और रेस की डिमांड भी नहीं करती हैं। एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत बड़े सेल्समैन थे। एक बार की बात है जब उन्होंने अपने एक बड़े सप्लायर को खुश करने के लिए अपनी आयरन मिल का नाम कार्नेगी स्टील ना रख के जे एडगर थॉमसन स्टील वर्क रख दिया था, जिससे उनके सारे कस्टमर बहुत खुश हो गए। ये देखकर एडगर थॉमसन ने एंड्रयू कार्नेगी को 2000 स्टील रेल का ऑर्डर दिया। कस्टमर के नाम पर मिल का नाम रखना एक सेल्स ट्रिक से ज़्यादा एंड्रयू कार्नेगी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा था। उन्होंने अपने कस्टमर के नाम पे अपनी मिल का नाम रख के अपने सप्लायर्स को ये दिखा दिया था कि वे उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की इन्हीं सेल्समैन वाली स्किल्स का जिक्र नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी करा है। स्टील मिल्स को रन करने के लिए कार्नेगी ने एक क्रूअल एग्जीक्यूटिव हेनरी क्ले फ्रिक को हायर करा। कार्नेगी और हेनरी की टीम बहुत पावरफुल थी और उन्होंने काफ़ी क्रूर काम भी करे थे। कहा जाता है कि वे अपने कंपटीशन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया करते थे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल डंकन वर्क्स में देखा गया, जब कार्नेगी ने फ्रिक की हेल्प से ये अफवाह फैला दी कि डंकन स्टील बहुत लो क्वालिटी की स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते उनके ऑर्डर कम होते गए। डंकन वर्क्स पर प्रेशर पड़ता ही जा रहा था और उन पर और ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए कार्नेगी ने अपने प्राइस और भी कम कर दिए, जिसके चलते 2 साल में डंकन्स लॉसेस में आने लगी और उनको मजबूरन अपनी फैक्ट्री कम कीमत पर एंड्रयू कार्नेगी को सेल करनी पड़ी। एंड्रयू कार्नेगी ने होमस्टेड फैक्ट्री को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे थे, पर लेबर कॉस्ट उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेबर की कॉस्ट कटिंग का जिम्मा उन्होंने हेनरी फ्रिक को दिया और खुद अपनी कंट्री स्कॉटलैंड घूमने चले गए। 1892 में अमेरिका में इनकम गैप बहुत आ गया था। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब ही रह जा रहे थे, जिसके चलते लेबर्स में काफ़ी गुस्सा आ गया था। इसी बीच हेनरी फ्रिक ने स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर के वर्किंग आवर बढ़ा दिए और सैलरी सेम ही रखी, जिसके चलते एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। और कहा जाता है जब कोई काम करने के लिए मना करता था तो फ्रिक उन्हें फैक्ट्री में लॉक कर देते थे और उनकी जगह सस्ते इमिग्रेंट वर्कर ले आते थे, जो कि उसी खतरनाक काम को सस्ते दामों पर करने को तैयार हो जाते थे। फ्रिक ने 300 लोगों की सिक्योरिटी टीम भी बना रखी थी। एक बार जब ये सिक्योरिटी गार्ड इमिग्रेंट लेबर्स को मिल की तरफ ला रहे थे तो 10,000 एंग्री वर्कर्स उनके सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ग्रुप में झड़प हो गई, जिसे संभालने के लिए सिटी के मेयर को 8,000 पुलिस ऑफिसर भेजने पड़े। और जब तक वो ऑफिसर्स आते 9 फैक्ट्री वर्कर और 7 सिक्योरिटी गार्ड मारे जा चुके और काफ़ी लोग घायल भी हो गए। इस इंसिडेंट को होमस्टेड मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसिडेंट बहुत दुखद था, जिसके बाद कुछ टाइम तक फैक्ट्री बंद भी रही और जब फैक्ट्री ओपन हुई तो फैक्ट्री वर्कर को सेम पे पर काम करने आना। ये सब चीज़ें एंड्रयू कार्नेगी का नाम बहुत ख़राब कर रही थी, क्योंकि एक साइड तो वो लेबर सेफ्टी, लेबर पे के बारे में बात करते रहते थे और दूसरी तरफ उनकी फैक्ट्री में ये सब काम हो रहा था। पर लगातार एंड्रयू कार्नेगी की वेल्थ तो बढ़ती ही जा रही थी। साल 1900 तक वे
अमेरिका के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर बन चुके थे। 1901 तक एंड्रू कार्नेगी 65 साल के हो गए थे और उन्होंने फैमिली के साथ टाइम बिताने का डिसीजन लिया और रिटायर हो गए। फिर उन्होंने चार्ल्स श्वाब के कहने पर अपनी स्टील फैक्ट्री जेपी मॉर्गन को $438 मिलियन में बेच दी और इससे वे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए। उन्होंने अपनी बची हुई लाइफ सोसाइटी को डोनेट कर दी और फैक्ट्री बेचकर जो पैसा आया था मोस्टली सोसाइटी डेवलपमेंट में लगा दिया। शायद उन्हें अपने बुरे कर्मों का एहसास था, जिसके पश्चाताप में उन्होंने अपनी बची हुई ज़िंदगी सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगा दी थी। एंड्रू कार्नेगी को लाइब्रेरी से बड़ा लगाव था। भले ही वे 5th क्लास तक पढ़े हुए थे, पर उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लगभग 2500 लाइब्रेरी बनवाई। कार्नेगी ने न्यूयॉर्क में म्यूजिकल सोसाइटी के लिए हॉल भी बनवाया, जिसका नाम म्यूजिकल हॉल रखा गया, पर कार्नेगी की डेथ के बाद उन्होंने उनके सम्मान में उसका नाम कार्नेगी हॉल रख दिया। कार्नेगी ने 1902 में $2 मिलियन से कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट किया, जो कि आज अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से एक है। एंड्रू कार्नेगी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर भी रहे थे। एंड्रू कार्नेगी ने होमस्टेड मिल के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए ह्यूज पेंशन फंड भी ओपन करा। फिर 1919 में उनका देहांत हो गया। एंड्रू कार्नेगी का नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। उन्हें समझना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो वे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना प्रेशर डालते थे और उन्हें सैलरी भी कम दिया करते थे, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई सोसाइटी को डोनेट कर दी। यही एंड्रू कार्नेगी के कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।